नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9। सीज फायर समझौते और कश्मीर पर क्या बोले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। अपने एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों मजबूत करने में जुटा है पाकिस्तान। LAC विवाद पर चीन का क्या है लेटेस्ट बयान। चालबाज चीन और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। सीज फायर समझौते के बहाने इमरान खान एक बार फिर कश्मीर पर रोना रो रहे हैं। इमरान ने ट्वीट कर कहा कि वो सीज फायर समझौते का स्वागत करते हैं। इमरान के ट्वीट में आर्टिकल 370 का भी दर्द दिखा। इमरान ने कहा कि भारत को कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्भर बनने की मांग को पूरा करना चाहिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि वो अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुट गया है। एयर स्ट्राइक से बचने के लिए पाकिस्तान चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने की तैयारी में जुटा है। IBIS 150 रडार सिस्टम लेने का पाकिस्तान ने चीन से करार किया है। दक्षिण वजीरिस्तान में आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कमांडर हसन बाबा सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में मारा गया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक हसन बाबा साल 2007 से 50 से ज्यादा सेना के जवानों की हत्या में शामिल था। पाकिस्तान में बिजली बिल के साथ साथ खाद, ईंधन और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर इमरान सरकार के खिलाफ किसान सड़क पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में किसानों ने प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान में किसान खाद, बिजली की कीमतें कम करने की मांग कर रहे हैं। डच की बंदरगाह रॉटरमैप पर पाकिस्तान से भेजी गई एक बड़ी नशे की खेप जब्त हुई है। रॉटरमैप बंदरगाह से डच अधिकारियों ने पाकिस्तान से आए कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें छिपा कर रखी गई 1.5 टन हेरोइन बरामद हुई। खुलासा हुआ है कि नशे की खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंची और फिर इसे डच भेजा गया। कुवैत से भारत लाए गए गजनवी फोर्स के कुख्यात आतंकी शेर अली से पूछताछ के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सेना ने संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान कई हथियार बरामद किए हैं। कुवैत में रह रहे आतंकी शेर अली को ISI ने आतंकवादियों और हथियारों को भारतीय क्षेत्र में पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। LAC पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की। 75 मिनट के फोन कॉल में S जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से देवसांग और दूसरे इलाकों को भी खाली करने को कहा। बातचीत के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हॉटलाइन शुरू करने पर फैसला हुआ। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि LAC के फ्रंटलाइन से सैनिकों की वापसी पर भारत चीन के बीच बढ़ रही दूरियां कम हुई हैं। वांग ने कहा कि पैंगोंग से डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया गया है और स्थिति बेहतर करने के लिए सीमा पर कमांडर लेवल की बात आगे भी होती रहेगी। गलवान घाटी में हुए संघर्ष में चीन के सैनिकों की मौत पर सवाल उठाने वाले चीनी नागरिकों को CCP गिरफ्तार कर रही है। खबरों के मुताबिक चीन में विरोधी चीनी सरकार पर जान गंवाने वाले सैनिकों की संख्या छुपाने का आरोप लग रहे हैं। अब विरोध करने वालों को दबाया जा रहा है। 5 राज्यों में बच गया है चुनावी बिगुल। क्या है इलेक्शन का पूरा शेड्यूल। बंगाल, असम में कितने चरण में होना है चुनाव। कब कब होगा मतदान। दक्षिण के 3 प्रदेश वोटिंग के कितने फेज। विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 राज्याभिषेक में। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने कल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में मतदान हो रहा है, जबकि असम में 3 चरणों में, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच होगी। 2 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर कुल 18.68 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। आपको बता दें, असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई, तमिलनाडु का 24 मई, पश्चिम बंगाल का 30 मई, केरल का 1 जून और पुदुचेरी का 8 जून को पूरा हो रहा है। बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 फेज में चुनाव होंगे, जबकि पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को, दूसरे चरण में 20 सीटों के लिए 1 अप्रैल को और तीसरे चरण में 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को, जबकि चौथे चरण में 44 सीटों के लिए 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। बंगाल में 5वें चरण में सबसे ज्यादा 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। इसी तरह छठे फेज में 22 अप्रैल को 43 सीटों पर, 7वें चरण में 26 अप्रैल को 36 सीटों पर और 8वें चरण में 29 अप्रैल को 25 सीटों पर वोटिंग होगी। बंगाल के नतीजे 2 मई को आएंगे। असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 27 मार्च को, दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों की संख्या 24,890 से बढ़ाकर 33,530 कर दी गई है। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 1 चरण में ही वोटिंग होगी। इन राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल में चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 तो तमिलनाडु में 88,936 होगी। पुदुचेरी में एक उम्मीदवार का चुनावी खर्च 22 लाख रुपए तक होगा। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूकने के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोटिंग होगी।
कोरोना काल में उम्मीदवार समेत अधिकतम 5 लोग ही घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। साथ ही जमानत राशि ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 125 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इसमें सीआरपीएफ की 60 कंपनी, बीएसएफ की 25 कंपनी, एसएसबी की 30, सीआईएसएफ की 5 कंपनी और आईटीबीपी की 5 कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दें, बंगाल में जारी हिंसा और बीजेपी की शिकायत को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है। 8 चरणों में चुनावी ऐलान के बाद से ही बंगाल में सियासी घमासान छिड़ गया है। ममता का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, दीदी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रही हैं। बंगाल चुनाव से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बंग युद्ध। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। सीएम ममता बनर्जी ने आयोग के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। दीदी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इसी ने बीजेपी के कहने पर 8 राउंड में चुनाव कराने का फैसला किया है। बाकी राज्यों की तरह बंगाल में एक चरण में मतदान क्यों नहीं कराए जा रहे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव में जनता मुझे बेस्ट अवार्ड देगी और वो अवार्ड है जीत का। ममता ने पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों बंगाल को बर्बाद करना चाहते हैं। बंगाल में दोनों लोग फेल साबित होंगे। इलेक्शन कमीशन पर ममता के सवाल उठाने पर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने में जुटी हैं। टीएमसी के अलावा लेफ्ट और कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और इलेक्शन कमीशन के फैसले का ठोस कारण पूछा है। येचुरी ने पोल पैनल से आग्रह किया है कि बंगाल के चुनावों को 1 महीने से ज्यादा बढ़ाने का ठोस कारण बताया जाए। वहीं तारिक अनवर का कहना है कि जानबूझकर चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की है। ममता बनर्जी के सबसे बड़े सलाहकार पीके ने बंगाल चुनाव पर बड़ा दावा किया है। पीके ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी बंगाल में डबल डिजिट से ऊपर नहीं जाएगी। बंगाल को बंगाल की बेटी ही चाहिए। पीके ने कहा है कि लोकतंत्र का सबसे अहम युद्ध बंगाल में होने वाला है। बंगाल में जिन चुनाव रथों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी, उन रथों में रात को तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने टीएमसी पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने काडापारा के गोदाम में घुसकर बीजेपी प्रचार वैन में न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि कीमती सामान चुरा कर भी ले गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने गोडाउन में हुई टीएमसी की गुंडागर्दी का वीडियो ट्वीट कर शेयर किया। उसके साथ कैप्शन में लिखा है कि शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस वीडियो को गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है। बंगाल चुनाव ऐलान के बाद बीजेपी दफ्तर पर एक और हमला हुआ। ये हमला नॉर्थ 24 परगना के बीजेपी ऑफिस पर हुआ। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ के साथ वहां लगे बैनर और पोस्टर को फाड़ दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी पर लगाया है। पश्चिम बंगाल में बर्धमान में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो की रैली में बवाल होते होते टल गया। बीजेपी की परिवर्तन रैली के विरोध में टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो और राहुल सिन्हा को काले झंडे दिखाए और जय सियाराम के नारे लगाए, जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत कराया। मुंबई में अंबानी के घर साजिश में शामिल इनोवा कार का लोकेशन कहां मिला? किस भारतीय को मिला एशिया का सबसे अमीर होने का ताज? दक्षिण के दौरे पर राहुल गांधी तो उत्तर में कहां लगा है असंतुष्ट कांग्रेसियों का जमघट? और देश और राज्यों की कुछ ऐसी बड़ी खबरें हैं, वो आपको हम दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 देश प्रदेश में। मुंबई में अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के साथ दिखी एक इनोवा कार का लोकेशन मुलुंड टोल नाका के पास मिला है। इस बीच विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो के मालिक की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि यह गाड़ी विक्रोली इलाके से कुछ दिन पहले ही चुराई गई थी। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। उनके पास करीब $80 बिलियन की संपत्ति है। अंबानी ने चीनी अरबपति झोंग शानशान को पीछे छोड़ते हुए अपना परचम लहराया है। झोंग की संपत्ति $77 बिलियन है। संत रविदास जयंती के मौके पर दलित वोटरों को लुभाने की पॉलिटिक्स जारी है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव आज वाराणसी स्थित रविदास मंदिर में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार में धार देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर हैं। इस दौरान वे 5 जिलों में रैलियां और रोड शो करेंगे। ये जिले हैं तूतीकोरिन, टुडुकुडी, विरुधनगर, तिरुनवेली, तेनकाशी और कन्याकुमारी। कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ सकती है। उत्तर भारत से जुड़े पार्टी के कई नेता जम्मू पहुंच गए हैं। इनमें गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर जैसे बड़े नेता शामिल हैं। ये वो 23 नेता हैं जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। यूपी के हापुड़ में गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह हुई मुठभेड़ में 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से महिला का मोबाइल भी बरामद किया गया है।
राजधानी दिल्ली में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने लड़की के छोटे भाई को चाकू मार दी। पीड़ित लड़का एम्स में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस दौरान पीड़ित परिजनों के साथ दिल्ली पुलिस का अमानवीय व्यवहार भी सामने आया है। दिल्ली के प्रताप नगर में एक फैक्ट्री में आज तड़के आग लग गई। इसे बुझाने में दमकल की करीब 30 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 35 से 40 की संख्या में मजदूर थे, लेकिन गनीमत रही कि सबको वक्त रहते ही बाहर निकाल लिया गया। माघ पूर्णिमा के मौके पर आज श्रद्धालु देश भर में नदियों और सरोवरों में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं प्रयागराज में संगम स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।